नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं देश की बात। आज फिर से किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के बैनर तले किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर जमा हुए। हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचे, उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए। किसान वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को महामाया के पास दोनों तरफ से बंद कर दिया। कई जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है। किसानों से बातचीत कर समझाने की कोशिश हो रही है। तो किसानों को मनाने की कोशिश लगातार हो रही है। पुलिस प्रशासन लगातार उनसे बात कर रही है। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने डीसीपी पूर्वा गुप्ता से बात की। किसान आज दिल्ली में संसद कूच करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल सामने है उसके मुताबिक अब वो जो है नोएडा में जो अंबेडकर पार्क है वहीं बैठ गए हैं और उनको समय दिया गया है। वो यूपी के मुख्य सचिव से बातचीत करेंगे। क्या पूरा उनकी बातचीत है और क्या आगे ट्रैफिक की एडवाइजरी रहेगी, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डीसीपी पूर्वा गुप्ता जी हैं। मैम, क्या वहाँ से इनपुट मिला है? क्या किसान मान गए हैं? कब तक बैठे रहेंगे? जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, वहाँ पे अभी किसान बैठ गए हैं, पर उनके लीडर्स के साथ कंटिन्यूसली यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें चल रही हैं। अभी हम सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं एंड जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बेसिस पे हम आगे की कार्रवाई डिसाइड करेंगे। मैम, जैसे कि किसान वहाँ बैठे हैं, अपना प्रदर्शन करते रहेंगे और मुख्य सचिव से बात करेंगे जो बातें निकल कर आ रही है, तो मैम क्योंकि ये दिल्ली का यहाँ जाने का रास्ता है, यहाँ किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, क्या अभी भी यहाँ प्रतिबंध लगा रहेगा जैसे हम आज देख रहे थे, या कुछ ढील दी जाएगी? और ऐसी जो व्यवस्था है वो कब तक रहने की उम्मीद है मैडम? जैसा कि आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे कोई प्रतिबंध वगैरह नहीं लगाया था। कंटिन्यूसली दोनों कैरेजवेज दिल्ली नोएडा बॉर्डर के चल रहे थे एंड ट्रैफिक को जितना ज़्यादा स्मूथ और कंसिस्टेंट हम रख सकते थे, हमने पूरी कोशिश की है। और अभी भी जैसा आप देख रहे हैं, पीक आवर्स शुरू हो गए हैं, बट ट्रैफिक आराम से स्मूथली चल रहा है। तो ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल हमने अवॉइड किया है एंड वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि जनरल पब्लिक को किसी भी तरीके की इनकन्वीनियंस इस चीज़ से ना हो। मैम, आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि हम ये बार बार देख रहे हैं कि जब वहाँ बैठे हैं तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो कोशिश करें इधर जाने की, तो उसको लेकर क्या यहाँ पे आम दिनों की अपेक्षा डिप्लॉयमेंट रहेगी जवानों की, या जैसे आम दिनों में रहते हैं वैसे ही रहेगी? जी, हम यहाँ पे अपना बंदोबस्त तो रखेंगे डेफिनेटली, जब तक कि पूरी सिचुएशन डिफ्यूज़ नहीं हो जाती है। एंड एज आई सेड, वी आर वॉचिंग व्हाट इज़ हैपनिंग देयर एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें लगातार सुबह से ही जारी हैं और दलित प्रेरणा स्थल नोएडा पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अतुल रंजन। चलते हैं सीधे अतुल के पास। अतुल, बातचीत जारी है दोनों ही पक्षों के बीच। फिलहाल आप जहां हैं वहां की कुछ तस्वीरें दिखाइए। क्या किसान अब रात भर इसी प्रेरणा स्थल पर अपनी रात गुजारने वाले हैं? जी, मैं शुरुआत इन तस्वीरों के साथ करना चाहूँगा। आप देखिए, यहाँ जो किसान हैं वो उन्होंने यहाँ ही जो फर्श पर ही जो है अपना जो है ब्लैंकेट वगैरह बिछा लिया है और यहीं पे जो है वो बैठ गए हैं। यहीं पे रात गुजारने की तैयारी कहीं न कहीं हो रही है। भले ही आप देखिए उनके जहाँ बैठे हैं उसके पीछे जो है काफ़ी झाड़ियाँ हैं, तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी मच्छर है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जो है किसान जो है यहाँ बैठ गए हैं। आपको मैं और तैयारियाँ दिखाता हूँ कि किस तरह से जो जैसा किसान कह रहे थे कि वो इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, तो उसके लिए जो तमाम जो तैयारियाँ होती हैं वो करके आए थे कि अगर वो दिल्ली ना जा पाएँ तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है किसानों ने पूरी तैयारियां की थी, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज। ये जो कुछ ट्रॉली वगैरह आप देख रहे हैं उसमें जो है काफ़ी कुछ दिनों का जो है एक तरह से कह सकते हैं राशन पानी का भी इंतज़ाम किया गया था। आप देखिए यहाँ पर यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं, आलू हमें मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ देर पहले हम प्याज और मसाले जो हैं उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे। आप देखिए जो पूरे जो यूटेंसिल्स हैं वो सब यहाँ पर जो है इस वक्त मौजूद हैं। ये देखिए मसाले हैं। चूल्हे का जिक्र दिन में महिलाएं कर रही थी कि वो चूल्हा भी वगैरह लेके आई हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक यहाँ रहने वाली, उसकी पूरी तैयारी करके आई हैं। और उसी का नतीजा आप देख रही हैं कि फिलहाल जो दलित प्रेरणा स्थल है जो उसके वहाँ पे जो है किसान जो है डट गए हैं। आप देखिए कि पानी की जो है बोरी यहाँ पे बहुत मौजूद है। इसके अंदर जो है पानी की जो थैलियाँ हैं छोटी छोटी वो मौजूद है। मैं आपको दिखाऊँ,
कि किस तरह के जो पानी है का इंतज़ाम किया गया है। इस तरह का कुछ पानी के जो छोटे छोटे पाउच हैं वो भारी संख्या मात्रा में जो है यहाँ पर रखे गए हैं। और आप देखिए कि थोड़ी देर पहले जो एक दो ट्रैक्टर्स जो अंदर आए थे उसमें बहुत सारे जो है जो ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो सब जो है जो महिला किसान है फ़िलहाल उन्होंने बिछा लिया है और वो जो है यहाँ पर आराम कर रही हैं। आप देखिए तस्वीरों में जो है इतनी दूर से जो महिलाएं जो आई हैं अलग अलग यूपी पश्चिमी यूपी के ज़िलों से वो यहाँ पे जो है आज रात गुजारा करने बसेरा करने की पूरी तैयारी में हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। काकी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 50 साल उम्र हो रही है भैया। आप ये बताइए, आप इतनी मुश्किल ठंड है, ठंड भी हो रखी है, मच्छर भी है, कैसे रहेंगी रात भर यहाँ पे आज? भैया कैसे भी काटना तो टाइम तो काटना पड़ेगा कोई, मजबूरी है। मजबूरी भी उन्होंने अब आ रखी है, जहाँ टाइम काटेंगे भैया अपना नहीं बता। क्या काकी ये बताएं तो अब जब तक मांगे नहीं मांगी जाएगी, क्या ऐसे ही यही दलित प्रेरणा इतने ही रहेंगे भैया, इतने हमारा सब कुछ ना हो लेगा, इतने ही लौटेंगे, यहीं खावांगे, यहीं रहेंगे। खाना वाना भी यहीं बनाने की हाँ तैयारी यहीं करते हैं? सब यही है भैया हमारा, सब चीज़ की तैयारी करके आए हम। नहीं चाकी चूल्हा खाना पोना सब यहीं हमारा, लत्ता कूदे सब यहीं। हम जब उठेंगे जब हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो आप ये महिला किसानों को सुन रही थी जिनका ये कहना है कि वो जो है पूरी तैयारी करके आई हैं कि जब तक मांगे जो नहीं मानी जाएंगी वो नहीं जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ आप देखिए जो सड़क है जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उस पर जो ट्रैफिक सेवा है वो बहाल कर दी गई है। तकरीबन ये 1.5-2 घंटे पहले हुआ। उससे पहले जो लगातार 4-5 घंटे तक जो है ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से ठप थी। किसानों ने पूरी तरह से यहाँ पर जो जमावड़ा था किसानों का, उस वजह से जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से जो है थम गया था। यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गई थी। जो अब फिलहाल जो है किसानों को जो मनाया गया है, आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांगे है उस पे गंभीरता से चर्चा किया जाएगा। अतुल, हमारे पास दिल्ली नोएडा जिला बॉर्डर से पल्लव मिश्रा भी मौजूद हैं। चलते सीधे पल्लव के पास। पल्लव, जब भी इस तरह का आंदोलन सड़कों पर निकलता है एनसीआर में तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो होता है दिल्ली की सड़कों में दिखाई देता है, लेकिन अब एक तरह से जैसा कि अतुल भी दिखा रहे थे कि ट्रैफिक चल रही है। अभी तक ट्रैफिक जाम की खबरें दोपहर बाद से नहीं आई हैं। आप इस वक्त कहाँ हैं और अभी क्या अपडेट आपके पास? देखिए सिकता, मैं इस समय चिल्ला बॉर्डर पे हूँ और अगर आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊं तो मेरे सामने से जो आपको ट्रैफिक आता दिख रहा है ये नोएडा ग्रेटर नोएडा से आ रहा है और ये अक्षरधाम होते हुए ITO होते हुए सेंट्रल दिल्ली की तरफ जो है लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है दिल्ली से जो ट्रैफिक आ रहा है वो उधर नोएडा ग्रेटर नोएडा की तरफ मूव कर रहा है। फिलहाल शाम को 4:30 बजे के बाद जब ये खबर निकलकर सामने आई कि किसानों को कुछ आश्वासन दिया गया है, उनसे कहा गया है कि जो उनकी मांगें हैं उसको एड्रेस किया जाएगा और बताया जा रहा है कि जो OSD थे यमुना अथॉरिटी के सुरेंद्र कुमार, जब वहाँ वो पहुँचे उन्होंने बातचीत की और कहा कि उनकी जो मांगें हैं वो राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनके सामने रखी जाएगी, उनसे बातचीत कराई जाएगी। तो उसके बाद जिस प्रकार से अम्बेडकर पार्क में जो है किसान पहुँचे हैं उसके बाद से यहाँ पर भी जो चिल्ला बॉर्डर है यहाँ पर भी ढील दी गई है। आप देख सकते हैं कि 4:30 बजे के बाद से यहाँ पे जो ट्रैफिक का मूवमेंट है अब वो तेज हो गया है। जो सुबह 9 से लेके 1 बजे तक बहुत यहाँ पे रश की सिचुएशन थी, उसके बाद जो है 2 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक यहाँ पे धीरे-धीरे आप कह रहे हैं पल्लव ट्रैफिक वहाँ पर सामान्य हो रहा है, लेकिन जो दर्शक इस वक्त जो सुबह से काम पर निकले थे और इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए बताइए इन किसानों की मुख्य मांगे क्या है जिसको लेकर वो इस तरह के आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे हैं? देखिए, अगर इनकी मुख्य मांगों की बात करें तो उनका ये कहना था कि जो भूमि अधिग्रहण हुआ था उसके मुताबिक उनको ये हाईकोर्ट 2011 में गए थे, जो इनकी जिसकी मांगों को हाईकोर्ट ने मान लिया था, फिर उसी मांगे को जो है ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। किसानों का ये भी कहना है कि जो 2016 में ग्रेटर नोएडा की जो बैठक हुई अथॉरिटी की उसमें भी कहा गया था कि उनको जो ज़मीन है उसका 10% प्लॉट और करीब 65% जो है मुआवजा राशि दी जाए, लेकिन जो है उस पर जो है अब तक गतिरोध बना हुआ है। अथॉरिटी का कहना है कि 6% जो है
प्लॉट उनको दिया जाएगा और जो मुआवजा राशि है वो 65% की जो बात है वो अब तक क्लियर नहीं हुई है। उसी को लेकर जो है किसान जो है लगातार अपना विरोध कर रहे थे। पहले इनका जो विरोध था वो 28 नवंबर तक जो है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर था। उसके बाद से ये लगातार आज इनका तीसरा चरण है जो ये प्रदर्शन करने के लिए जो है दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, संसद का ये घेराव करना चाह रहे थे और उसी को लेकर जो है आज इनका जो पूरा ये प्रदर्शन था वो शुरू हुआ है। लेकिन फिलहाल अब जो ये लोग हैं इनको आश्वासन दिया गया है, इनको यूपी के जो मुख्य सचिव हैं उनसे इनकी बातचीत 2-3 दिन में कराई जाएगी। उसी को लेकर जो किसान है वो अब अम्बेडकर पार्क में बैठ गए। हालांकि एक चीज़ अहम है कि भले ही किसान वहां बैठ गए हैं लेकिन जो चिल्ला बॉर्डर है, अगर आपको यहाँ तस्वीर दिखाएं तो अभी भी आप हमारे अगर पीछे देखें या हम अपने कैमरामैन को दिखाएं, आपको मेरे पीछे ये सामने यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पर अगर देखें ये पे टेंट बनाए गए हैं जहाँ पे पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट रहेगी, क्योंकि पुलिस को ये लगता है कि किसान भले बैठ गए, कोई भी अपनी घटना न हो उसको देखते हुए यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा, दंगा नियंत्रण वहाँ रहेगा और तमाम जो अन्य व्यवस्था करनी है उसको लेकर यहाँ इंतजाम रहेगा। थोड़ी देर पहले हमने डीसीपी ईस्ट अपूर्व गुप्ता से बात की, उन्होंने भी ये कहा था कि फिलहाल जो है किसान बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो उनके नेता हैं उनकी यूपी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कराई जा रही है। कि लेकिन किसान वक्त देने के लिए इस वक्त बिल्कुल पल्लव, राहत की बात यही है कि किसान और वक्त देने के लिए तैयार हैं, वो इस वक्त बैठ गए हैं और ट्रैफिक नहीं रोक रहे हैं, जो एक बड़ी राहत की खबर है। शुक्रिया इस अपडेट और जानकारी के लिए पल्लव और अतुल, आप दोनों का। ब्रेक के बाद अब देखेंगे कैसे अब उत्तरकाशी की मस्जिद पर बवाल बढ़ गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद सामने आते जा रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद थमा नहीं कि दावा किया जाने लगा कि अजमेर की दरगाह के नीचे मंदिर है। ये विवाद कोर्ट में चल ही रहा है कि अब उत्तरकाशी में एक मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ये मस्जिद उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड पर है, करीब 55 साल पुरानी है, लेकिन इसे लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि ये अवैध है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। रामलीला मैदान में आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता जुटे। हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी इस महापंचायत में पहुंचे। हमारी ये खास रिपोर्ट। मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से कृपया। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में दूर दराज के गांव से हिंदू महापंचायत में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। प्रशासन ने सशर्त महापंचायत करने की अनुमति दी। जहां मस्जिद है वहां 50 मीटर के दायरे में धारा 163 लगा दी गई ताकि कोई भी बवाल न हो सके। हमारे चारों धाम है, वहाँ पे मस्जिद का कहीं नाम नहीं है और ये मस्जिद वाला जो है जांच का विषय है कि मस्जिद कैसे यहाँ पर मस्जिद जो कहते हैं कि मस्जिद बनी है। जब हमने पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है एक मदरसा पढ़ाने के लिए जो है इसको खोला गया था और अब इसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। रविवार को ही इस महापंचायत में तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा भी पहुंचे थे। उन्होंने राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी को कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। सिर्फ उत्तरकाशी का इशू नहीं है, पूरे उत्तराखंड में जो लव जिहाद, जो लैंड जिहाद हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम सबको आज एक होने की आवश्यकता है। आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, भारत का हर वो हिंदू आज आपकी तरफ देख रहा है। ये मामला उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड पर मौजूद मस्जिद का है। हिंदू संगठन इसको अवैध बता रहे हैं, मुस्लिम संगठन मस्जिद को पूरी तरह से वैध बता रहे हैं। नैनीताल हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। करीब 55 साल पुरानी इस मस्जिद पर छिड़े विवाद पर 5 दिसंबर को सुनवाई है। मस्जिद वैध है या अवैध, इसका फैसला तो हाई कोर्ट को करना है। लेकिन उत्तराखंड जैसे शांत हिमालयी राज्य में पिछले कुछ समय से इस तरह के मामले इस क्षेत्र में अशांति का माहौल जरूर पैदा कर रहे हैं। किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। और इस पूरे विवाद में ताजा हालात क्या हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता किशोर रावत।
उत्तरकाशी के भटवारी में एक मस्जिद विवाद का मामला चल रहा है, जिस पर हिंदू महापंचायत हुई थी और ये रविवार को महापंचायत की गई और इस महापंचायत में तमाम बड़े नेता पहुंचे। इसके अलावा तेलंगाना के जो बीजेपी के विधायक है टी राजा वो भी पहुंचे और यहाँ पर जो महापंचायत करने वाले जो ऑर्गेनाइज़र है वो मौजूद थे। दरअसल विवाद इस बात का है कि उत्तरकाशी के भटवारी में एक मस्जिद है जिसको हिंदू संगठन ये मानता है कि ये अवैध रूप से बनाई गई है और इसको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद सरकारी कागज़ों के अनुसार यानी पूरे वैध तरीके से बनाई गई है और इस मामले में हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ये मामला तब ज़्यादा तूल पकड़ा जब कुछ हफ्ते पहले इसका विरोध हुआ और कुछ हिंदू संगठनों ने एक रैली निकाली और रैली की हालांकि इजाज़त नहीं थी और उस दौरान वहां पर लाठीचार्ज हुआ और इसमें कई लोग घायल भी हुए और कई लोगों पर मुकदमा भी किया गया। जिसके बाद ये लगातार अब जो हिंदू संगठन है उन्होंने इस बात को लेकर विरोध किया और उसके बाद इन्होंने महापंचायत बुलाने की मांग की। जो ज़िला प्रशासन था, ज़िला प्रशासन ने हालांकि जहां भटवारी वाला इलाका था जहां ये मस्जिद है वहां पर सबसे बड़ी बात है कि वहां पर धारा 163 लगाई गई ताकि किसी भी तरह से लोगों को वहां एकत्रित नहीं होने की बात की गई थी। चूँकि हाई कोर्ट में मामला ये चल रहा है और 5 दिसंबर में अब ये इसकी सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। ये 5 दिसंबर को होना है। जगह भी तय है कि समारोह दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा, लेकिन शपथ कौन कौन लेगा ये तय नहीं हुआ है। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि जो फैसला पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेंगे वही मंजूर होगा। इस बीच यह खबर आई है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन किसी भी बात पर मुहर नहीं लगी है। इस बीच दिल्ली से लेकर मुंबई तक मीटिंग्स के दौर जारी हैं। बीजेपी ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी विधायक अब जल्द ही अपना नेता चुनेंगे। माना जा रहा है कि विधायक दल का नेता ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा और इसका ऐलान जल्द ही हो जाएगा। वैसे अभी यह माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। और महाराष्ट्र में क्या गहमा गहमी है, क्या चल रहा है, किसके नाम पर मुहर लग सकती है, शिंदे का आगे क्या हो सकता है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित। शपथ विधि की तारीख मुकर्रर हो गई है, शपथ विधि का मैदान मुकर्रर हो गया है, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला है कि आखिर शपथ लेगा कौन। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त 3 सस्पेंस बने हुए हैं। पहला सस्पेंस ये कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि महायुति को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और माना यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, लेकिन बीजेपी से कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या कोई और, इस बात को लेकर अभी भी आशंका बनी हुई है। भले ही देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर माने जा रहे हों, लेकिन हाल के वक्त में बीजेपी में एक चलन ये भी रहा है कि किसी ऐसे नेता को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जो कि लो प्रोफाइल रहा हो, जो कि कोई मास लीडर ना रहा हो। दूसरा सस्पेंस ये है कि क्या एकनाथ शिंदे, शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे क्या सरकार में शामिल होंगे। ये सस्पेंस इसलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की रेस से अपना नाम बाहर लिया तो उसके बाद ये कहा गया कि बदले में उन्होंने गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का पद मांगा और कुछ और मंत्रालय मांगे, लेकिन बीजेपी गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि वो नाराज हो गए हैं। हालांकि ऑन रिकॉर्ड तो यही कहा जा रहा है कि वो बीमार चल रहे हैं बीते 3 दिनों से। अच्छा, तीसरा सस्पेंस ये बना हुआ है कि आखिर मंत्रालयों का बंटवारा किस तरह से होगा। तीनों ही पार्टियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा होना है, तो कौन सी पार्टी को कौन से मंत्रालय मिलते हैं, इस बात को लेकर भी अब तक सस्पेंस बना हुआ है। आज शाम को दिल्ली में एक बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ में महायुति के तीनों नेताओं के बीच, और इसमें अजीत पवार जो है दिल्ली चले गए हैं शामिल होने के लिए, लेकिन जो बाकी के 2 नेता हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, बताया जा रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं और इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसको कितने मंत्रालय मिल रहे हैं और कौन कौन से मंत्रालय मिल रहे हैं। कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई।
और बीजेपी महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा चुनने के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वाले पैटर्न को लागू कर किसी नए चेहरे को मौका नहीं देगी। ये संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने दिया है। मुनगंटीवार के मुताबिक उन राज्यों में बीजेपी की स्थिति अलग थी, जबकि यहां अजित पवार और एकनाथ शिंदे जैसे बड़े राजनेताओं के साथ पार्टी ने गठबंधन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार जी। सुधीर भाऊ, एक हफ्ते से ऊपर का वक्त बीत गया, चुनाव नतीजे आए हैं, आपके गठबंधन को भी बहुमत मिला, आपकी अपनी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए इतना समय कैसे लग गया? सरकार बनाने की प्रक्रिया में इतना वक्त कैसे लग गया? इसके पहले 2 दिन में हुई है कोई सरकार? बताइए जरा, उदाहरण के तौर पे 2004 में 15 दिन लगे, तब भी तो बहुमत था। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं तो 1952 से आंकड़े निकाल रहा हूँ। 2009 में तब 14 दिन। देरी का कारण क्या है? भैया, देरी का कोई कारण नहीं। सब लोग अपने अपने विषयों में, थोड़ा लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है, वहाँ पे भी देखना है, सभी बातें देख के उसकी तैयारी करना है, निमंत्रण देना है, जनता को अभिवादन करते समय कई बातें होती है। ये कौन सी घाई की बात है? टीवी चैनल वाले बहुत देर हो रही, कहाँ से गाया देरी का निकाल? मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा? वो तो आप नहीं बताया एनडीटीवी पे। आप अपने आप को झूठा क्यों साबित कर? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप वरिष्ठ नेता है पार्टी के, मुख्यमंत्री किस पार्टी का दिखाया? आपने क्यों दिखाया भारतीय जनता पार्टी का होगा? आपने दिखाया। आपके नेता भी बता रहे हैं ना, आपके नेता कुछ कैमरे पे बात कर रहे हैं, कुछ ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ नेता है कि जो आपने दिखाया वही होने वाला है, क्योंकि हमने तय किया है एनडीटीवी वाले को झूठा साबित नहीं करना। देश के लिए एनडीटीवी अच्छा काम कर रही है। एक बात ये बताइए सुधीर भाई कि क्या अगर ये मान के चलें कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो जो नाम फ्रंट रनर हैं, जो वरिष्ठ नाम चल रहे हैं, वो नाम होंगे, या फिर जो पैटर्न पहले अपनाया? बीजेपी में एक चलन था सुधीर भाई कि अभी हाल फिलहाल में कि कभी गुजरात का, मध्य प्रदेश का, जिनको उनकी विधानसभा के बाहर भी नहीं जानते हैं लोग, ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या वो चलन यहाँ पर भी लागू होगा, या फिर जो बड़े नाम हम सुनते आए उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? स्वेटर कब पहनते? गर्मी में पहनते या ठंडी में पहनते? ठंडी में पहनते। बराबर है ना? वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अकेली की सरकार है, 182 में से 156 जीत के आए, तो वहाँ पे उन्होंने एक अलग निर्णय किया। हम 230 में 165 चुन के आए मध्य प्रदेश में, वहाँ अलग निर्णय किया। यहाँ तो हम महायुति की सरकार चलाने वाले हैं, जो सरकार में अजित दादा जैसे नेता रहेंगे, जिसमें एकनाथ शिंदे जी रहेंगे। तो आप क्या चाहते हो कि नया चेहरा दे दो? तो आप ठंडी में स्वेटर पहनते हो, धूपकागे में नहीं, इतना ध्यान में रखना। आपने बड़ा संकेत दिया, धन्यवाद सुधीर भाई। तो आपने सुना सुधीर मुनगंटीवार को, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। कैमरामैन संदेश बायकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई। और अब खबर असम से। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इतना तेज हो गया है कि श्रीभूमि जिले में सैकड़ों लोगों ने बांग्लादेश बॉर्डर की ओर जाने की कोशिश की है। इस बीच व्यापारी भी विरोध में उतर आए हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश सीमा की हैं। सीमा से लगे असम के श्रीभूमि जिले में घमासान छिड़ गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में जमकर भिड़ंत हुई। भारत में ये बवाल कटा है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में। विरोध प्रदर्शन इतना तेज हो गया कि श्रीभूमि जिले में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश बॉर्डर की ओर कूच करने की कोशिश की। सीमा पर मौजूद पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हालात कितने खराब हो गए ये आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदू साधुओं की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। ये लोग इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने चलो बांग्लादेश का नारा दिया, सीमा तक पहुंच गए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। असम के सीएम ने भी बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है। ये बहुत चिंता की विषय है और सनातनी ऐक्य मंच का जो पोजीशन है या जो आज सुतारकंडी में जो हो रहा है
वहाँ में तो हमारा बीजेपी का लोग भी गए हैं। तो उसी से आप पता चल सकता है कि हम लोग कितना चिंतित हैं। और हम लोग का जो प्रेयर है, बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है। हम लोग चिंतित हो, परेशान भी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकाल। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा है, खासकर बांग्लादेश की सीमा से लगे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। श्री भूमि के व्यापारियों ने कहा है कि वो सीमा पर होने वाले व्यापार का बहिष्कार करेंगे। यहाँ सीमा पर सुतरकंडी ट्रेड सेंटर से जरूरी सामान का आयात निर्यात होता है। फिलहाल ये रोक दिया गया है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इलाज कराने के लिए आते हैं। फिलहाल यहाँ के एक बड़े निजी अस्पताल ने इस पर पाबंदी लगा दी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर बांग्लादेश से आ रहे लोगों के इलाज को लेकर विरोध हुआ था। बांग्लादेश के लोगों को अभी सर्व नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ना हमारा अपमान किया है, हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया है। इसी भावना के साथ मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उस देश के लोगों को कोई भी सर्विस नहीं दे रहे हैं। अगस्त में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाली। सरकार के बदलते समय यहाँ हिंदुओं पर कई हमले हुए। हालात अभी तक सही नहीं हुए हैं, जिसका विरोध भारत में अब बढ़ता जा रहा है। रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। उधर त्रिपुरा में भी हिंदू संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। ये लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार से नाराज हैं। हिंदू संघर्ष समिति के लोगों ने बैनर पोस्टर के साथ बांग्लादेशी सरकार का विरोध जताया। अगरतला में मौजूद असिस्टेंट हाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारी हिंदू साधुओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। रिसेंटली वहाँ का गवर्नमेंट को जोर जबरदस्ती करके भगाया गया है, मतलब बलपूर्वक। तो वहाँ ये घटना होने के बाद वहाँ का जो संख्यालघु के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, ये पूरा विश्व जानता है। इसके अगेंस्ट में पूरा भारत एवं विश्व में सब जगह में जो बांग्लादेश के ऊपर जो कांड हो रहा है, इसके अगेंस्ट में सब जगह पे हम लोग ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हिंदू समाज बांग्लादेश में जो अत्याचारित हो रहा है, कुछ दिन पहले आपने सुना चिटागांग में हजारी गली में हजारों हिंदू लोगों को अरेस्ट किया है, उसको अभी तक जेल में है। जो हिंदू बांग्लादेश में अत्याचारित हो रहा है, जो मठ मंदिर लूटपाट हो रहा है, इसके अगेंस्ट में हम लोग आज प्रोटेस्ट रैली यहाँ पे किया है। और आज देश की बात में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।